नमस्कार मेरे प्रिय मित्रों, यूपी टेट की तैयारी में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। यूपी टेट पेपर 2 एसएसटी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में आप सभी लोगों को कराने वाला हूं, जो सिलेबस को कंप्लीट करेंगे। मैं आपसे ये भी कह दूं, जितने भी क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में आप लोगों के लिए सेलेक्ट किए हैं, सभी क्वेश्चन टॉप लेवल के हैं। पेपर में हूबहू आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि सिलेबस का जितना निचोड़ आपका सिलेबस में दिया गया है, वो सारा निचोड़ मैंने क्वेश्चन में समाहित कर दिया है। इसलिए यह वीडियो बड़े ही ध्यान से देखना, इसमें सारे कॉन्सेप्ट आपको समझा दिए जाएंगे। एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है पेपर की दृष्टि से, क्योंकि क्वेश्चन ही मैंने ऐसे सेलेक्ट किए हैं जो पूरे एक चैप्टर को समाप्त कर दें, आधे से अधिक सिलेबस को कंप्लीट कर दें। ऐसे ऐसे क्वेश्चन सारे चैप्टर से उठाए गए हैं और इन क्वेश्चन में पीवाईक्यू भी शामिल किए गए हैं, ताकि आप सभी को पता चले आखिर पेपर में किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे और उन क्वेश्चन को कैसे आपको सोल्व पेपर के हॉल में करना है। तो सारी चीज़ आपको यहाँ पर कंप्लीट कर दी जाएगी, ठीक है ना। और वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी जानकारी बता दूं, जो आप नए लोगों को ना पता हो। मैं यहाँ पर बता दूं, जो एसएसटी आप लोगों से आएगी वो 60 नंबर की आपसे पूछी जाएगी। अब 60 नंबर का पेपर बनेगा, किसी को सिलेबस पता है, किसी को नहीं पता है। उनको बता दूं, जो ये एसएसटी आपकी आएगी वो कहाँ कहाँ से आएगी। एसएसटी आपकी हिस्ट्री के भी क्वेश्चन आएंगे, जियोग्राफी, पॉलिटी, एग्रीकल्चर, जी हाँ, जिसको कृषि विज्ञान बोलते हैं, होम साइंस, गृह शिल्प या गृह विज्ञान जिसको बोलते हैं, होम साइंस से भी क्वेश्चन आएंगे, खेल और स्वास्थ्य से भी क्वेश्चन आएंगे, और आपके म्यूजिक संगीत से भी एक आध क्वेश्चन आ सकता है। ठीक, यहाँ से आएगा। तो ये सारा चीज़ इसी वीडियो में आपको हर टॉपिक से क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूँ, बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन यहाँ पर कहता है, गुरुत्वाकर्षण का प्रारंभिक विचार किसने दिया था? आर्यभट्ट ने, बराहमिहिर ने, ब्रह्मगुप्त ने, भास्कराचार्य ने। क्या होगा इस क्वेश्चन का जवाब? देखो, गुरुत्वाकर्षण का प्रारंभिक विचार किस व्यक्ति ने दिया था? यह दिया था बराहमिहिर। ठीक, यहाँ पर यही करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी विकल्प। आर्यभट्ट की अगर मैं बात करूँ, पाई जिसका मान 22/7 होता है और 0, ये किसने खोजा था? तो आर्यभट्ट का नाम उसमें आता है। ठीक, ये बात ख्याल कर लेना, सिलेबस में आपके दी गई है। तो राइट आंसर मैंने आपको बता दिया, बराहमिहिर यहाँ पर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा यहाँ पर कहता है, कथन और कारण वाला क्वेश्चन है, ध्यान से इसको समझेंगे। फायान ने गुप्त काल को समृद्ध बताया, उसका कारण क्या बताया? उस समय चोरी और अपराध बहुत अधिक थे। क्या चोरी अपराध होने के कारण कोई साम्राज्य समृद्ध हो सकता है? आप कहोगे नहीं, ये बात गलत हो जाएगी। यहाँ पर कारण इसका गलत है, पहला कथन करेक्ट है। यहाँ पर मैं अगर बात करूँ फायान के बारे में, सबसे पहले फायान को समझ लो, ठीक है ना। फायान कौन था? फायान दरअसल एक चीनी यात्री है ना, चीनी यात्री है फायान। और ये किसके काल में आया था? तो यह आपके गुप्त काल में आया था। अब गुप्त काल में कौन से राजा के समय में आया था? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। किसके काल में? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। ठीक, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के काल में यह भारत में आया था। और इसने अपने अभिलेखों में लिखा, फायान ने अपने अभिलेख या किताबों में इसने लिख दिया कि गुप्त काल बहुत समृद्ध था, यहाँ पर बहुत शांति थी, यहाँ पर हिंसा नहीं होती थी, अपराध और चोरी बिल्कुल भी नहीं होती थी। ये बात यहाँ पर गलत है, अधिक ये निगेटिव कर दी गई है, ठीक है ना। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। सी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ए सही है, आर गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड यहाँ पर कहता है, फायान के अनुसार धर्मशालाओं में किस प्रकार की व्यवस्था थी? गुप्त काल की यहाँ पर बात की जा रही है, क्योंकि फायान आपके गुप्त काल में ही आया था। तो तब धर्मशालाओं में क्या व्यवस्था थी? शिक्षा की, चिकित्सा की, भोजन की या व्यापार की? तो उसने धर्मशालाओं में पाया कि भोजन की भी व्यवस्था थी। तो सी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, बिल्कुल करेक्ट। उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है, गुप्त काल में दंड व्यवस्था कैसी थी? मृत्युदंड, सामान्य मृत्युदंड नहीं, केवल कारावास या निर्वासन? तो यहाँ पर मैं बात करूँ अगर गुप्त काल की, तो गुप्त काल एक बहुत शांतिप्रिय राज हुआ करता था, हिंसा होती ही नहीं थी। तो मृत्युदंड किसी को दिया नहीं जाता था, मृत्युदंड नहीं दिया जाता था। फिर दंड की व्यवस्था क्या थी, वो भी तो होनी चाहिए ना। तो
जुर्माना व्यवस्था थी क्या? अगर कोई अपराध करता हो तो उसके ऊपर जुर्माना लगा दिया जाता था। यह थी गुप्त काल की दंड व्यवस्था। ठीक, तो बी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। जितना मैंने बताया उसमें से कंसेप्ट भी मैं आपको बता रहा हूँ, और कुछ कंसेप्ट ऐसे हैं जो फैक्ट पर डायरेक्ट पेपर में आएंगे, उनको भी उसी के साथ में आपको बता देता हूँ। यहाँ पर मैं बात कर लेता हूँ, जैसे मैंने आपको आर्यभट्ट के बारे में कुछ बातें बताई, कुछ बातें आपकी छूट गई जो शायद पेपर में आ जाए, इसलिए मैं अधूरा आपको छोड़ूंगा नहीं, बताऊंगा तो पूरा पूरा बताऊंगा, पूरा सिलेबस खत्म करूंगा। आर्यभट्ट ने बतलाया या बताया कि पृथ्वी गोल है, वह सूर्य का चक्कर लगाती है। अब पेपर में एक क्वेश्चन आया कि सबसे पहले किस प्राचीन व्यक्ति ने या प्राचीन भारत के किस महान व्यक्ति ने यह बता दिया था पहले ही कि पृथ्वी गोल है, वह सूर्य का चक्कर लगाती है। तो आर्यभट्ट का ख्याल कर लेना, जीरो की खोज पाई की खोज में भी नाम आर्यभट्ट का ही आता है। उसके बाद मैंने आपको बराह मिहिर के बारे में छोटी सी जानकारी बताई। ये भी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वितीय के दरबार में 9 रत्न में से एक रत्न थे। विज्ञान के इतिहास के प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने कहा कि कोई शक्ति ऐसी चीज है जो जमीन के साथ चिपकाए रखती है, अर्थात गुरुत्वाकर्षण बोलते हैं। तो गुरुत्वाकर्षण सबसे पहले किसने खोजा? तो बराह मिहिर ने इस शब्द का यूज किया है। उसके बाद मैं अभी आपसे फायान को बता रहा था, इसको समझ लो। यहाँ पर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय भारत आया। फायान ने शासन की व्यवस्था को अच्छा बताया, प्रजापालक बताया, उदार बताया, राज्य में चोरी ना होना। ठीक, और क्वेश्चन में था कि राज्य में चोरी हुआ करती थी, बिल्कुल भी चोरी नहीं हुआ करती थी। शांति होना, अहिंसा होना। पाटलिपुत्र में उसने एक चिकित्सालय देखा जहां मुफ्त इलाज किया जाता था। गुप्त काल में लहसुन, प्याज, शराब का सेवन नहीं किया करते थे। ये कुछ पॉइंट है, अब कल को पेपर में पूछ ले कि लहसुन, प्याज, शराब का सेवन नहीं करते थे गुप्त काल में, किसने बताया? तो उत्तर होगा फायान। या ऐसा भी पूछ सकता है कि लहसुन, प्याज, शराब का किस काल में उपयोग नहीं होता था? तो गुप्त काल, तब भी आपका उत्तर आएगा। इसलिए कंसेप्ट आपका हमेशा क्लियर होना चाहिए। आप सभी को पता होगा यूपी टेट का जो आपका एग्जाम होने वाला है, यह एग्जाम 4 वर्षों के बाद आपका एग्जाम हो रहा है। इस मौके को बिल्कुल भी चूक मत जाना। इस मौके का आप लोग अंतिम समय में फायदा उठा लेना। मैं ये बातें इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यूपी टेट का कोई भरोसा नहीं, इस एग्जाम के बाद कब हो कब ना हो। और वैकेंसी भी आपकी आने वाली है, यूपी टेट के ही माध्यम से आएंगी, वो भी नियम में साफ स्पष्ट कर दिया गया है। इसलिए इस एग्ज़ाम को पास करना बहुत इम्पोर्टेंट है आप सभी लोगों के लिए, अगर आपको नौकरी लेनी है। हमारी इस वीडियो को 2 प्रकार के लोग देखते हैं, एक तो स्टूडेंट जिनको जॉब चाहिए वो भी मिल जाएगी, और दूसरे वो लोग जो जॉब में वर्तमान में कार्यरत हैं, सरकारी टीचर हैं, उनको भी इस टेट को क्वालिफाई करना है। दोनों लोग बिल्कुल भी परेशान ना हो, मैं उन्हीं लोगों के लिए हूँ। ये नोट्स मैंने आप सभी लोगों के लिए तैयार की है। ये नोट्स आप लोग फटाक से ले सकते हो। 60 नंबर की एसएसटी की तैयारी मात्र 2 से 3 दिनों के भीतर इन नोट्स को पढ़ करके कर सकते हो, बिल्कुल कम टाइम में। टू द पॉइंट चीज़ें इन नोट्स में नोट डाउन की गई हैं ताकि फालतू का मैटर आप लोग ना पढ़ सको। जितना सिलेबस का डिमांड है उतना आप लोग कंप्लीट कर सको। और मैं आपसे ये भी कह दूं, जो यूपी टेट का जो आपका सिलेबस दिया गया है वो सिलेबस SCERT किताबों का है। SCERT बोले तो 6 to 8 की जो बुक्स हैं, उत्तर प्रदेश की सरकारी किताबें, यूपी बोर्ड की जिसको बोल सकते हैं, तो वहाँ का ये सिलेबस दिया गया है। वही कंप्लीट सिलेबस का निचोड़ मैंने नोट्स में समाहित कर दिया है ताकि आप लोग पढ़ लो और पेपर को क्रैक कर डालो। ऐसा मौके को मत चूकने देना, ठीक है ना। और ये नोट्स आपको लेना कैसे, मिलेगा कैसे? नोट्स आपको PDF फॉर्मेट में मिलेगा, है ना। और ये नोट्स लेने के लिए इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज कर लो, आपको नोट्स मिल जाएगा। नोट्स का प्राइस 299 रुपये है। अगर आप लोग इसी के साथ CTET का भी नोट्स लेना चाहते हो तो आपको 399 रुपये का कॉम्बो में दोनों नोट्स मिल जाएगा 200 डिस्काउंट के साथ। इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज आप लोग अवश्य एक बार कर लेना ताकि नोट्स आप तक पहुँच सके। पूरा सिलेबस आप लोग 2 से 3 दिन के भीतर कंप्लीट कर सको। मैं चलिए बात करता हूँ अगले प्रश्नों की। अगला यहाँ पर क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर 6, चरक संहिता किससे संबंधित है? अब ये क्वेश्चन पेपर में आपसे 2 बार आ चुका है।
यूपी टेट की परीक्षा में एसएसटी के पार्ट में यह क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो चुका है चरक के बारे में, या उनकी किताब चरक संहिता के बारे में। तो यह किताब चिकित्सा से रिलेटेड है, चिकित्सा से रिलेटेड आपकी किताब हो जाएगी, चरक संहिता। ठीक, और चरक कौन थे? चरक एक वैद्य है, डॉक्टर जिसको बोल सकते हैं। ठीक, और ये किनके शासनकाल में थे ये भी पेपर में आता है। तो ये कनिष्क के शासनकाल में हुआ करते थे आपके कौन? चरक वैद्य। और इनका एक स्टेटमेंट आपकी किताब में दिया गया जो फेमस है, वहाँ से भी पेपर में एक क्वेश्चन बना है कि डॉक्टर या वैद्य को अपने मरीजों के साथ विश्वासघात अर्थात उनको धोखा नहीं देना चाहिए, ये चरक कहते हैं। अभी मैं आपको आगे समझा दूंगा। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर कहता है, कथन कनिष्क महायान संरक्षक था, कारण बौद्ध 2 भागों में विभाजित हो गया था। देखो, कनिष्क जो था ये महायान का संरक्षक था। इसका कारण बिल्कुल साफ है कि बौद्ध धर्म 2 भाग में डिवाइड हो गया था। 2 भाग कौन थे? एक था आपका महायान, दूसरा था हीनयान। अब ये 2 पार्ट में जैसे ही डिवाइड हुआ बौद्ध धर्म, एक हीनयान बन गया, दूसरा महायान बन गया। जो डिवाइड होने के कारण ही तो कनिष्क आपका महायान का संरक्षक बन गया। अगर ये डिवाइड ना होता, सिर्फ बौद्ध धर्म ही एकमात्र रहता, कोई विभाजन ना होता, तो उसका संरक्षक ये बन जाता। तो महायान का संरक्षक था कनिष्क। ठीक, पॉइंट इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ भी चुका है। और कनिष्क के टाइम में चौथी बौद्ध संगीति भी हुई थी। चौथी 4th नंबर की बौद्ध संगीति भी कनिष्क के टाइम में हुई थी। और ये बौद्ध धर्म 2 भाग में विभाजित हुआ था इसी के टाइम में। और ये चौथी बौद्ध संगीति आपकी कश्मीर में हुई थी। कहाँ पर? कश्मीर में हुई थी। ये भी पॉइंट पेपर में आ सकता है। तो दोनों सही है, कारण भी सही है। ये विकल्प आपका ए वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, इतना समझ लिया। कुछ पॉइंट यहाँ पर अगर आपके छूटे होंगे तो मैं उनको यहाँ पर कंप्लीट कराने का कोशिश करता हूँ। यहाँ पर आपके लिए एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, कनिष्क के समय चरक वैद्य हुए। उनकी किताब चरक संहिता है जिसमें 600 से ज़्यादा औषधियों के बारे में लिखा गया है। तो पूछ सकता है पेपर में क्वेश्चन कि चरक संहिता चरक के द्वारा लिखित किताब में कितनी औषधियों का वर्णन किया गया है? 600 से अधिक औषधियों का इस किताब में इन्होंने वर्णन किया है। और देखो, यह निर्देश देती है किताब कि चिकित्सक डॉक्टर को अपने मरीजों से विश्वासघात नहीं करना चाहिए। ये स्टेटमेंट इम्पोर्टेंट है, पेपर में आ भी चुका है। ठीक, फिर मैं आप कुषाण काल की कला के 2 प्रमुख केंद्र थे, एक मथुरा गांधार थे। ठीक, मथुरा था और गांधार था, ये प्रमुख कला के केंद्र थे। मथुरा में लाल बलुआ पत्थर, मथुरा में क्या पाया जाता था? लाल बलुआ पत्थर। गांधार में स्लेटी की पत्थर पर मूर्तियां आपकी गढ़ी जाती थी। गांधार में स्लेटी पत्थर और मथुरा में लाल बलुआ पत्थर। ये पॉइंट ख्याल कर लेना, इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकता है। ठीक, सारे पॉइंट मैंने हाईलाइट कर दिए हैं, कोई दिक्कत आपको नोट्स में नहीं होगी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है, भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किसने किए थे? सबसे पहले सोने के सिक्के किसने जारी किए थे? मौर्यों ने, हिंद यूनानी ने, गुप्त शासकों ने या कुषाणों ने? राइट आंसर आपका हो जाएगा हिंद यूनानी शासकों ने सबसे पहले भारत में सोने के सिक्के जारी किए थे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर इम्पोर्टेंट है आपका, निम्न में से कालिदास की रचना कौन सी है? मुद्रा राक्षस, अभिज्ञान शाकुंतलम, मृच्छकटिकम, अर्थशास्त्र। बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपसे एक बात यहाँ पर कह दूँ स्पष्ट शब्दों में, 1 या 2 नंबर यदि आपको पक्के करने हैं तो आपको कुछ किताबें और उनसे संबंधित उनके रचनाकार या लेखक को जान लेना अति आवश्यक रहेगा। 1-2 नंबर का मामला है, अभी 1-2 नंबर यहीं पर पक्के कर दूंगा मात्र कुछ सेकंड के भीतर। बने रहो मेरे साथ। वीडियो को लाइक नहीं किया है, लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। पेपर के अंतिम दौर तक मैं आपके साथ खड़ा रहूँगा, आपको भटकाऊँगा बिल्कुल भी नहीं। आपको भटकने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, आप लोग बहुत भटकते हो इधर उधर। ठीक, कंटेंट वही पढ़ो जो पेपर में आ जाए, जो सिलेबस में हो। सिलेबस से बाहर की चीज़ें बिल्कुल भी मत पढ़ा करें आप लोग। तो कालिदास की रचना सभी को ज्ञात है, अभिज्ञान शाकुंतलम इनकी रचना हो जाएगी। मुद्रा राक्षस, मृच्छकटिकम, अर्थशास्त्र और बहुत सारी किताबें हैं, उन किताबों को भी जान लेना, एक नज़र में इम्पोर्टेंट साबित होगा। अभिज्ञान शाकुंतलम
यहाँ पर कालिदास की रचना, और भी कालिदास की कई रचनाएं हैं, उनको एक साथ यहाँ पर आपको बता देता हूँ। अगर मैं कालिदास की बात करूँ, कालिदास आपके चंद्रगुप्त द्वितीय, जिनको विक्रमादित्य के नाम से जानते थे, दरबार में कालिदास भी एक नवरत्न थे। अब पूछा जा सकता है कालिदास किसके दरबार में रहा करते थे? चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में, ठीक है ना। तो कालिदास की रचनाएं, पहली रचना है अभिज्ञान शाकुंतलम, दूसरी रघुवंशम, तीसरी कुमार संभवम, ठीक। और शूद्रक भी इन्हीं के दरबार में था। शूद्रक की रचना है मृच्छकटिकम। विशाख दत्त की रचना है मुद्रा राक्षस, ठीक। ये कुछ रचनाएं आपकी मैंने यहाँ पर कंप्लीट कर दी कालिदास की। शूद्रक की मृच्छकटिकम, विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस, और भी कोई किताब होगी तो उसको भी मैं यहाँ पर ख़त्म कर दूंगा। जैसे एक आपकी किताब है बाणभट्ट की। बाणभट्ट हर्षवर्धन का दरबारी कवि था और इसने हर्षचरित किताब लिखी। किसने हर्षचरित किताब लिखी? तो बाणभट्ट ने हर्षचरित किताब संस्कृत भाषा में लिखी। और हर्षवर्धन खुद एक विद्वान था, स्वयं विद्वान था। उसने हर्ष के 3 नाटक, हर्ष ने खुद अपने 3 नाटक लिखे, नागानंद, रत्नावली, प्रियदर्शिका। ये 3 नाटक है भाई, किसने लिखे? हर्षवर्धन ने खुद लिखे, क्योंकि ये विद्वान था, खुद कनौज का राजा था, पहले थानेश्वर इसकी राजधानी हुआ करती थी। तो नागानंद याद कर लेना, रत्नावली और प्रियदर्शिका, इसके 3 नाटक हैं हर्ष के, इसने स्वयं लिखे थे, ठीक। फिर मैं और आगे ढूंढ लेता हूँ, यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट है, इसको कतई भूल कर भी छोड़ना मत। देखो, राजशेखर ने लिखा है बाल रामायण को, भारवी ने लिखा है किरातार्जुन्य, चंद्रवरदाई पृथ्वीराज रासो। चंद्रवरदाई वही कवि जो पृथ्वीराज चौहान का दरबारी कवि हुआ करता था, पृथ्वीराज रासो इसने लिख दिया। कलहड़ की किताब बहुत बार एग्जाम में आती है, राज तरंगड़ी किताब है जो 12वीं सदी के कश्मीर का इतिहास को बताने में उपयोगी है। जयदेव की किताब गीत गोविंद, माघ की किताब शिशुपाल वध। ये अब मैंने सारी किताब क्लियर कर दी हैं। अब कोई किताब प्राचीन में या आपका जो इतिहास है उससे रिलेटेड इतनी ही किताब आपकी सिलेबस में हर चैप्टर में थी, जिनको मैंने ढूंढकर एक साथ लिख दिया ताकि कोई दिक्कत आपको हो ही ना, ठीक। कंप्लीट हो गया आपका यहाँ पर किताब या उनसे जुड़े हुए रचनाकार। मैं आगे बात करता हूँ, 1 से 2 नंबर आपके पक्के मैंने यहाँ पर कर दिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है 11 नंबर का है। कथन कहता है सिराजुद्दौला युद्ध से भाग गया। क्यों भाग गया बताओ? इसका कारण था उसे विश्वासघात का आभास हो गया था। अब बिल्कुल ये दोनों बातें सही हैं, लेकिन कुछ चीज़ें मिसिंग हैं, उनको मैं यहीं पर बता दूंगा। दोनों सही कारण भी है। अब देखो, सिराजुद्दौला, यहाँ पर बात हो रही है कब की? प्लासी के युद्ध की। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। एक तरफ था सिराजुद्दौला, दूसरी तरफ था रॉबर्ट क्लाइव, ठीक। क्लाइव था और सिराजुद्दौला था। एक था आपका मीर जाफर। कौन? मीर जाफर। मीर जाफर हुआ करता था सिराजुद्दौला के दरबार में, ठीक, एक सेनापति। और इसी ने कर दिया इसके साथ विश्वासघात। मैदान में जब युद्ध हो रहा था तो सिराजुद्दौला के साथ इसने कर दिया विश्वासघात, ठीक है ना। तो इसको पता चल गया विश्वासघात, तो भाग खड़ा हुआ सिराजुद्दौला अपनी जान बचा करके, ठीक है ना। फिर बक्सर का युद्ध 1764 का होता है, वो आप सभी को पता होगा। फिर उसके बाद इलाहाबाद की संधि होती है। ये सब कुछ सिलेबस में है, वो मैं कंप्लीट आपको कर दूंगा, ठीक। तब तक के लिए यहाँ पर दोनों आपके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। आगे का देखो, मीर जाफर को बंगाल का नवाब किसने बनाया था? तो जैसे ही इसने विश्वासघात किया सिराजुद्दौला के साथ, विश्वासघात के रूप में अंग्रेजों ने इसको पुरस्कार दिया और इसको बंगाल का नवाब की गद्दी पर बैठा दिया गया। तो यहाँ पर अंग्रेजों ने इसको नवाब बनाया था। उसके बाद एक और क्वेश्चन ले लेता हूँ, मीर जाफर को किस प्रमुख समस्या का सामना करना पड़ा? जैसे ही मीर जाफर बंगाल का नवाब बना तो इसको आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा। आर्थिक संकट बोले तो मैं क्योंकि ये बन गया था, है ना, बंगाल का नवाब, और ये कठपुतली मात्र शासक रह गया। कठपुतली, अंग्रेजों की कठपुतली। अंग्रेज जो कहेंगे भाई इसको करना पड़ेगा, नहीं करेगा तो गद्दी से उठा दिया, और गद्दी से इसको उठा करके मीर कासिम को इस बंगाल का नवाब बना दिया गया। फिर मीर कासिम को हटा करके फिर पुनः मीर जाफर को बनाया गया था। ऐसा खेल होता रहा, आप सभी को पता होगा अगर आपने थोड़ा सा इतिहास पढ़ा हो। नहीं पढ़ा होगा तो कोई दिक्कत की बात नहीं, मैं आपको पूरा पढ़ा दूंगा। उसके बाद आगे का देखो, निम्न में से नवीकरण संसाधन कौन सा है? नवीकरण बताना है आपको
कोयला आपका अनवीकरण हो जाएगा, अनवी यानी कि जो खत्म हो जाएगा जल्दी, उसको बोलेंगे अनवीकरण। इन दोनों को मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा। देखो, सबसे पहले नवीकरण आपका सूर्य हो जाएगा, क्योंकि सूर्य का प्रकाश कभी खत्म ना होने वाला है, हमेशा उत्पादित इससे सौर ऊर्जा होती रहेगी। जैसे मैं नवीकरण यहाँ पर नाम लिखूं, जल ऊर्जा लिख लो आप लोग, जल ऊर्जा या ज्वारीय ऊर्जा बोल सकते हो, पवन ऊर्जा, ठीक, भूतापीय ऊर्जा, और क्या, सौर ऊर्जा आपका हो गया। ऐसी संसाधन जो कभी समाप्त ना हो, ठीक है ना, जो जल्दी पुनः पूरित हो जाए या जल्दी बन जाए, उनको नवीकरण संसाधन के नाम से जानते हैं। अब जैसे वन है आपके, ठीक है, और नदी का बहता जल है। अब वन को अगर आप लोग काटोगे तो ये समाप्त हो जाएंगे, है ना। कुछ नवीकरण संसाधनों पर मानवों का प्रभाव पड़ता है, कुछ पर नहीं पड़ता। जैसे वन पर मानव का प्रभाव पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। नदी के जल पर भी मानव का प्रभाव पड़ेगा, मानव उसको गंदा कर देगा, प्रभाव पड़ेगा, बिल्कुल प्रभाव पड़ेगा। लेकिन जैसे सौर ऊर्जा पर मानव का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक। ज्वारीय ऊर्जा, जल ऊर्जा, पवन ऊर्जा, इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक। कुछ पर पड़ता, कुछ पर नहीं पड़ता। ये भी पॉइंट पेपर में आपसे कथन कारण के रूप में पूछ लिया जाता है, इसलिए मेरे को बताना पड़ा। तो सी विकल्प करेक्ट है। कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, खनिज ऊर्जा, ये सब क्या है, ये अनवीकरण है। अनवीकरण अगर मैं बताऊं आपको, इनको बनने में हजारों या लाखों या करोड़ों वर्ष का भी टाइम इनको बनने में लगता है, बहुत लंबे अंतराल का टाइम इनको लगता है। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन है, नवीकरण संसाधन असीमित है, असीमित, सही बात है, इनका पुनः निर्माण संभव है, करेक्ट हो जाएगा। दोनों करेक्ट आपके हो जाएंगे यहाँ पर। उसके बाद फिर से देख लो, अनवीकरण संसाधनों को बनने में कितना टाइम लगता है। अनवीकरण जैसे कोयला है, खनिज है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस है, इनको बनने में हजारों वर्ष का टाइम लगता है। दिन या वर्ष या महीने का नहीं, बल्कि हजारों वर्ष का टाइम लगता है। जब हमारी पृथ्वी पर उथल पुथल होता है, क्या होता है, ताप दाब के कारण पृथ्वी में परिवर्तन होता है, पेड़ पौधे पशु पक्षी दब जाते हैं। अब दब जाते हैं, यही कार्बनिक पदार्थ बन जाते हैं, यही बाद में उद्गार होता है तो पृथ्वी के बाहर आते, अंदर धरातल में जमे रहते, जैसे खनिज बन जाता है, पेट्रोलियम बन जाता है। इन सभी से ही आपका बनता है कोयला वगैरह, ठीक। यहाँ पर इसको समझ लो, जैसे मिलान है आपका, इसको समझ लिया तो सब समझ लिया, या मैं आपको अलग से भी समझा दूंगा। जैसे कोयला क्या है, कोयला आपका क्या हो जाएगा, वायु क्या है, पेट्रोलियम क्या है, वायु क्या है भाई, वायु एक नवीकरण है, यानी कि दूसरे का ए या ए का दूसरा, ए का दूसरा इसमें दिया गया है और इसमें दिया गया है। और पेट्रोलियम क्या है, पेट्रोलियम आपका अनवीकरण हो जाएगा और जीवाश्मी ईंधन भी हो जाएगा, कोयला भी जीवाश्मी ईंधन हो जाएगा, ठीक है ना। गलत कर दिया क्वेश्चन, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, नवीकरण में यहाँ पर वायु को आप लोग कर लो, ठीक है, पवन को यहाँ पर आप लोग कर लो, जल ऊर्जा को आप लोग यहाँ पर कर लो या जल को कर लो, नवीकरण हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। अनवीकरण में आप लोग प्राकृतिक गैस को यहाँ पर कर लो, प्राकृतिक गैस को कर लो, खनिज को कर लो, यहाँ पर कोयला को कर लो, पेट्रोलियम को कर लो, यहाँ पर चाहे आप पेट्रोलियम को कर लो या खनिज को कर लो, जीवाश्मी ईंधन कोयला को यहाँ पर कर लो, सबसे सही रहेगा। इस प्रकार से आपका हो जाएगा मिलान, ठीक है ना, करेक्ट। पहला जवाब यहाँ पर करेक्ट। नेक्स्ट देख लो आप लोग, मानव निर्मित, जो मानव खुद निर्मित कर दे उसको कृत्रिम बोलते हैं। तो जंगल क्या मानव बना लेगा, नदियां मानव बना लेगा, मशीन बना लेगा, सूर्य को बना लेगा, मशीन को ही बना पाएगा, सूर्य नदियां जंगल बनाना संभव नहीं है। ये सब प्राकृतिक संसाधन हो जाएंगे, बल्कि मशीन मानव निर्मित संसाधन हो जाएगी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है, रवि फसल कब बोई जाती है, रवि की फसल, रवि की फसल भाई आपकी ये शीत ऋतु, शीत, हाँ शीत में बोई जाती है। ये अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है, अक्टूबर नवंबर में आपकी ये बोई जाती है। और ये टाइम जो अभी आपका चल रहा है अप्रैल का, है ना, अप्रैल या मई जून जुलाई आप लोग कह सकते हो, उस टाइम इनकी कटाई हो जाती है। जैसे आपके एरिया में गेहूँ होगा,
आप गेहूं को जानते हो, गेहूं को, है ना, तो ये रबी फसल है। गेहूं है, जौ है, मटर है, चना है, ये क्या है, ये आपकी रबी की फसल है। गेहूं आपके शीतकाल में बोया जाता है अक्टूबर नवंबर में, और अप्रैल तक इसकी कटाई हो जाती है। इसको बोलते हैं रबी की फसल, ठीक है ना। शीत ऋतु में बोई जाती है, ग्रीष्म ऋतु में काटी जाती है। रबी की फसल आप लोग समझ गए। और भी फसल है, उनको भी तो समझा दूंगा आपको। चलो, रबी की आपने समझ ली। अब देखो खरीफ, खरीफ को समझो। खरीफ की फसल, खरीफ की फसल में आपका क्या आता है, खरीफ की फसल में आपका चावल आता है। ये चावल इंपॉर्टेंट पूछ लेता है कि खरीफ की फसल में क्या आता है। और जायद आप सभी को पता होगा, जायद में सिर्फ सब्जी वाली खेती आती है। यही आपके मार्च अप्रैल में इनको बोया जाता है और 2-3 महीने के भीतर इनकी कटाई हो जाती है। जैसे आपको खीरा उगाना है, ककड़ी उगानी है, ककड़ी, या तरबूज, खरबूजा, ये फल, ये जो होते ना, ये चारा आपको उगाना है। ये आपका आता है जायद की फसल में, ठीक है ना। रबी की कटने के बाद आपका जायद का नंबर आता है, उससे पहले आपकी खरीफ की फसल होती है। आगे का क्वेश्चन देखो यहाँ पर, कथन हरित क्रांति से कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई। बिल्कुल वृद्धि हुई, इसका कारण था उन्नत बीज थे, उर्वरकों का प्रयोग शुरू हो गया था। तो दोनों का कथन कारण आपके यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। और हरित क्रांति का भारत में जनक कौन है बताओ, गांधी हैं या नेहरू हैं, टैगोर हैं या एम एस स्वामीनाथन। यही करेक्ट हो जाएगा, वी विकल्प, एम एस स्वामीनाथन भारतीय हरित क्रांति के जनक। पेपर में कई बार देखने को मिला है। भारत में हरित क्रांति के जनक बता दिया मैंने आपको। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन है आपके सामने, अब कर दो भाई मिलान, फटाक से मिलान करें। रवि मैंने अभी आपको क्या बताया, इसको बोलते हैं भाई शीत ऋतु में, तो रवि यहाँ पर आपके लिखे जाएंगे। रवि एक फसल का नाम है, किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं। रवि का अर्थ होता है सूर्य, भास्कर, दिवाकर, दिनकर, अर्क, ठीक। और जायद मैंने क्या बताया, मार्च अप्रैल, यहाँ पर लिखो जायद, लिख दिया जायद। यहाँ पर लिखो वर्षा ऋतु में खरीफ, लिख दिया खरीफ। अब जैसे चावल है तो बरसात में ही आपका उगाया जाता है ना, तो खरीफ हो जाएगा, जायद हो जाएगा, रबी हो जाएगा। तो एका थर्ड इसमें दिया गया है, 2 का वी, 3 का ए, करेक्ट हो जाएगा आपका पहला विकल्प इस क्वेश्चन का। इस टाइप से भी क्वेश्चन पेपर में आपसे पूछ सकता है। निम्न में से खरीफ की फसल आपको बतानी, खरीफ धान बताओगे। सरसों, चना और गेहूं ये किसकी फसल है, ये आपकी हो जाएंगी रबी की फसल। अब ये क्वेश्चन जो आपके हैं, ये फिजिकल एजुकेशन या शारीरिक शिक्षा या खेल स्वास्थ्य जिसको बोल सकते हो, वहां से पेपर में क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। शारीरिक शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन उपयुक्त है। केवल शारीरिक शिक्षा से केवल शरीर का विकास होता है, केवल शब्द आ जाए तो वो 99% गलत होता है, तो गलत कर दो। केवल मानसिक, क्या फिजिकल एजुकेशन से केवल मानसिक विकास होता है, ये भी गलत। शरीर एवं मस्तिष्क का संतुलित विकास, दोनों का विकास होता है, ये बात करेक्ट है, केवल खेल का विकास नहीं। शारीरिक शिक्षा में शरीर का विकास, मस्तिष्क का विकास, मतलब कि हर चीज का विकास होता है। सी विकल्प करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। आगे का क्वेश्चन यहाँ पर कहता है, खेल के दौरान शरीर और मस्तिष्क की भूमिका को दर्शाने वाला सही उदाहरण कौन सा है। पढ़ाई करते समय हाथ से कार्य करता, क्रिकेट में गेंद पकड़ते समय मस्तिष्क का अनुमान लगाता, व्यायाम केवल मस्तिष्क का कार्य, खेल में केवल शरीर सक्रिय रहता है। देखो अब क्वेश्चन को समझो। सबसे पहले खेल के दौरान शरीर और मस्तिष्क की भूमिका कहाँ पर होती है। जैसे आप लोग क्रिकेट खेलते, क्रिकेट में गेंद पकड़ते समय आपका हाथ भी यूज में आएगा, है ना, पकड़ते समय, और आपका दिमाग, मस्तिष्क भी काम करेगा, दोनों का अनुमान लगाया जाएगा, ठीक। ये शरीर का भी काम और मस्तिष्क की भूमिका दोनों को दर्शाने का उदाहरण यहाँ पर दिया गया है। अगला यहाँ पर क्वेश्चन कहता है, शारीरिक शिक्षा की आवश्यकता के अंतर्गत निम्न में से कौन शामिल नहीं है। शारीरिक शिक्षा आत्मरक्षा करने के लिए भी है, मानसिक विकास के लिए भी है और शारीरिक सक्रियता के लिए भी है। आर्थिक लाभ कमाना, इसमें कोई इसका आवश्यकता में शामिल नहीं किया गया कि आर्थिक लाभ ही कमाया जाए।
ये गलत बात है। सी विकल्प यहाँ पर नहीं वाला हो जाएगा। सी विकल्प यहाँ पर नहीं वाला अर्थात गलत हो जाएगा। अगला देखो, शारीरिक शिक्षा से संबंधित गतिविधियों में आत्मरक्षा का उदाहरण कौन सा? आत्मरक्षा, तो आत्मरक्षा के लिए जूडो और कराटे, ठीक, ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है शारीरिक शिक्षा से मिलने वाले लाभों में कौन सा नैतिक गुणों से संबंधित है? ऊर्जा वृद्धि, सहयोग, सहनशीलता, मांसपेशियों का विकास, समय प्रबंधन। यहाँ पर देखो, शारीरिक शिक्षा से कई लाभ होते हैं परंतु नैतिक गुण वाला बताना है। सहयोग एवं सहनशीलता, ये एक नैतिक गुण हो जाएगा आपका, ठीक। आगे क्वेश्चन यहाँ पर कहता है कृमि संक्रमण के फैलने का मुख्य कारण क्या है? अब ये क्वेश्चन है आपके होम साइंस का। अब होम साइंस में कुछ आपकी बीमारियों से हैं चैप्टर, छोटा छोटा सा दिया गया, कोई आपको घबराने की जरूरत नहीं है, मैं अभी आपको करा दूंगा सारा चीज़, ठीक। कृमि संक्रमण फैलने का मुख्य कारण है खुले में शौच करना, वहीं से कृमि संक्रमण आपका फैलता है। और आगे क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस आपका 10 फरवरी और 10 अगस्त को मनाया जाता है। बी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा। यह क्वेश्चन आपके पेपर के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट। नेक्स्ट, कृमि संक्रमण से बचाव का सबसे प्रभावी उपाय कौन सा है? सबसे प्रभावी, तो गंदे हाथों को धोना, इसमें लिखा गंदे हाथों से खाना, ये तो गलत है। अधिक भोजन करना गलत है। नंगे पैर चलना, ये भी गलत है, ठीक। स्वच्छता बनाए रखना। अगला, विश्व जल दिवस का मुख्य उद्देश्य क्या है? जल संरक्षण एवं स्वच्छता के प्रति जागरूकता। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? बताओ कमेंट बॉक्स में, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? सभी को राइट आंसर बता देना है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। जल के रासायनिक संगठन के संबंध में कौन सा सही है? अब यहाँ से पेपर में हूबहू किताब से क्वेश्चन उठाया गया है। देखो, जल का रासायनिक सूत्र आप सभी को पता है H2O, एक हाइड्रोजन और नहीं, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन। H2 का मतलब 2 हाइड्रोजन, O का मतलब 1 ऑक्सीजन। बी विकल्प यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ये सब पेपर में आ चुके हैं क्वेश्चन। पोलियो के प्रसार का मुख्य कारण क्या बताया गया है? पोलियो के प्रसार का प्रमुख कारण क्या बताया गया? स्वच्छ जल, साफ वातावरण, अस्वच्छ शौच व्यवस्था, पौष्टिक भोजन। देखो, पोलियो अस्वच्छ शौच व्यवस्था से पोलियो का प्रसार होता है, यानी कि पोलियो कैसे फैलता है? इसी से फैलता है। स्वच्छ जल, साफ वातावरण, पौष्टिक भोजन से पोलियो नहीं होता है, ठीक। यहाँ पर क्वेश्चन है आपके होम साइंस का, नवजात शिशु के लिए माँ के प्रारंभिक दूध कोलेस्ट्रम का महत्व क्या है? प्रारंभिक दूध जो माँ का होता है, कोलेस्ट्रम जिसको बोलते हैं, इसका महत्व क्या होता है? इसका होता है प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। वी विकल्प करेक्ट आंसर हो जाएगा। विश्व जल दिवस मैं बता चुका हूँ, जल संरक्षण और स्वच्छता जागरूकता के मामले में। यहाँ पर क्वेश्चन आपसे कहता है बिच्छू के काटने का प्राथमिक प्रभाव क्या होगा? बिच्छू अगर आप लोगों को काट ले, अब आप कहोगे ये सर क्वेश्चन बिच्छू काटने वाले भी पेपर में आते हैं। हाँ, पेपर उठा के तो देखो आता है या नहीं आता है। केवल खुजली होगी, तंत्रिका तंत्र पर प्रभाव पड़ेगा, केवल बुखार आएगा, केवल कमजोरी होगी, तो इसका प्रभाव आपके पड़ेगा सीधा तंत्रिका तंत्र पर बिच्छू काटने से, ठीक। बिच्छू के काटने पर तंत्रिका तंत्र पर इसका प्रभाव पड़ेगा। अब बिच्छू काट लेना, और इसमें कुछ पॉइंट आपके जोड़े हैं उनको भी समझा देता हूँ। यहाँ पर मैंने नोट्स को ओपन कर लिया, आपको बिच्छू का काटना थोड़ा समझा दूँ। बिच्छू की पूंछ में बक्राकार डंक होता है। जब बिच्छू डंक मारता है तो वहाँ विष छा जाता है या फैल जाता है या छोड़ देता है। यह विष नाड़ी तंत्र पर बुरा प्रभाव डालता है। नाड़ी तंत्र, वही मैं आपको तंत्रिका तंत्र बता रहा था, पेपर में पूछा। नाड़ी तंत्र, ऐंठन बेहोशी उत्पन्न होती है, मिचलाना, उल्टी, सिरदर्द की शिकायत हो सकती है, सांस तेज लेने लगते हैं, काटे गए स्थान पर जलन का आभास होता है। यदि बिच्छू के डंक मारने पर तुरंत उपचार न किया जाए तो रोगी की मौत भी हो सकती है भाई।
तो कुछ उपचार यहाँ पर बताए गए। काटने वाले स्थान से थोड़ा ऊपर कसकर पट्टी बांध देनी चाहिए, जिससे विष पूरी तरह शरीर में ना फैले। कटे हुए स्थान पर बर्फ रख देने से दर्द कम होगा, ये बर्फ रख देना चाहिए। प्राथमिक उपचार करने के तुरंत बाद डॉक्टर के पास जाना चाहिए। ये बिच्छू का मामला मैंने आपको समझा दिया, और पेपर में यहीं से क्वेश्चन आया है, क्योंकि सिलेबस में ये बिच्छू, कुत्ते का काटना, ये सब दिया गया है। कौन सी बीमारी कहाँ से फैलती है, ये सब दिया गया है। ठीक, तो नोट्स आप लोग दिए गए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करके इन नोट्स को ले सकते हो, जिसमें सारा चीज़ मैंने हाईलाइट करके ऑलरेडी कर दिया है, ताकि मैं आपको दिखा सकूं क्वेश्चन आखिर कहाँ से पेपर में आता है। ये विटामिनों से भी क्वेश्चन पेपर में आता है। ठीक, और अभी मैं आपको पोलियो बता रहा था। पोलियो अस्वच्छ शौच असुविधाओं के कारण तेजी से फैलता है, और विश्व पोलियो दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। ये क्वेश्चन आ चुका है पेपर में। और माँ का जो प्रारंभिक दूध कोलेस्ट्रम प्रतिरोधी क्षमता होती है, शिशु के लिए यह दूध बहुत उपयोगी है। अतः जन्म के तुरंत बाद ही बच्चे को स्तनपान कराना चाहिए। कई महिलाएं नहीं कराती हैं, है ना। और विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को मनाया जाता है। अभी तक कमेंट नहीं किया क्या? मानव के शरीर में 70% जल, पेड़ पौधे के बाहर का 80% भाग पानी होता है। जल का प्रत्येक अणु हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन के 1 परमाणु से मिलने से बना है। जल का रासायनिक सूत्र H2 है। अब पेपर में डायरेक्ट तुच्छ टाइप का क्वेश्चन पूछा गया कि जल का रासायनिक सूत्र क्या है, तो H2 इसका रासायनिक सूत्र होता है। यहाँ से पेपर में क्वेश्चन आ चुका है। ठीक, मैं आपको बता दिया हूँ राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस 10 फरवरी और 10 अगस्त को मनाया जाता है। और आगे के कुछ क्वेश्चन उनको करा दूं, लेकिन इन नोट्स को आप लोग दिए गए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करके एक बार ले जरूर लेना, ताकि 1 दिन में या 2 दिन में या 3 दिन में आप लोग पूरा सिलेबस कंप्लीट कर सको। अगला क्वेश्चन कहता है, बिच्छू के काटने पर प्राथमिक उपचार क्या करना चाहिए? तो प्राथमिक उपचार करना चाहिए, कसकर पट्टी को बांध देना चाहिए। जहाँ पर डंक लगा हो वहाँ पर बर्फ रखनी चाहिए, ताकि जलन का अनुभव कम हो सके। पागल कुत्ते के काटने का प्रमुख लक्षण क्या है बताओ? अगर पागल कुत्ता काट लेता है तो पानी से डर लगने लगता है ना। ये आप लोग नई बात सुन रहे होगे। अगर पागल कुत्ता काटे तो पानी से डर लगना, ये बी विकल्प करेक्ट है क्या? और भी क्वेश्चन है, कुत्ते के काटने का सही उपचार क्या है? साबुन से धोकर एंटी रेबीज इंजेक्शन लगवाना, ये होता है। और सांप के काटने पर कौन सा लक्षण दिखाई देता है? अगर सांप काट ले तो 2 छिद्र के निशान बन जाते हैं, ठीक है ना, सांप के काटने से। तो सिलेबस में ये सांप का काटना, कुत्ते का काटना, बिच्छू का काटना, पागल कुत्ते का काटना, मधुमक्खी का काटना, ये सब कुछ दिया गया। मैं एक नज़र में आपको पुनः रिपीट कर देता हूँ चीज़ों को, ताकि ये आप लोग थोड़ी थोड़ी जानकारी समझ सको। यहाँ पर सबसे पहले आप लोग समझो, बर्र या मधुमक्खी अगर काट ले तो क्या करना चाहिए? जब कोई विषैला जीव जैसे बर्र या मधुमक्खी काट लेती है तो उसे भयंकर पीड़ा या जलन होने लगती है या चकत्ते पड़ जाते हैं। कभी कभी इनके डंक मारने पर उनकी नोक टूटकर शरीर में रह जाती है, जिससे विष फैलने व स्थान सूज जाता है। उसमें तीव्र जलन होती है मित्र। अब किसी को काटा हो तो पता चले। कई मित्र देख रहे होंगे, उनको बर्र या मधुमक्खी ने अवश्य काटा होगा। कटे हुए स्थान को स्प्रिट या साबुन से धोना चाहिए, ये उपचार दिए गए हैं। यदि कीड़े का डंक रह गया तो तुरंत किसी नुकीली चीज से दबाकर उसको निकाल देना चाहिए, पर ध्यान रहे कि उस स्थान को इतना अधिक ना दबाया जाए कि शरीर में विष और अधिक फैल जाए। घाव को खरोचना या खुल जाना नहीं चाहिए, इससे संक्रमण बढ़ने की संभावना रहती है। घाव पर हल्का अमोनिया या नौसादर और चूने को बराबर मात्रा में लेकर लगाना चाहिए। उसके ऊपर 2-4 बूंदें पानी की डाल देनी चाहिए। ये उपचार है भाई। अगर मधुमक्खी काट ले तो अमोनिया या नौसादर या चूने की बराबर मात्रा में लेकर के पानी के साथ उसकी बूंदें डाल लेनी चाहिए। खुजलाना नहीं चाहिए। और गंभीर स्थिति में बारी बारी से ठंडा पानी और गर्म सेक लाभदायक है। तुरंत डॉक्टर से मिलो। बिच्छू का काटना मैं आपको समझा दिया हूँ। अब ये कुत्ते का काटना इम्पोर्टेंट। प्रायः कुत्ते छेड़ने पर काट लेते हैं, लेकिन यदि कुत्ता पागल है तो बिना छेड़े हुए भी काट सकता है। मैं आपको बताऊं, एक बार मैं घूम रहा था, अचानक से कुत्ता आया और मेरे पैर में उसने अपना जबड़ा पूरा रख लिया। मैं जीन्स का पैंट पहने था, लेकिन जीन्स का पैंट फट गया, लेकिन मैं बच गया। तो कह सकता हूँ वो पागल कुत्ता था और वो अचानक से आया और मैं जा रहा था, है ना। तो ये पागल कुत्ते की पहचान है। वो बिना कुछ बोले आपको, आप चल रहे हो, आएगा अचानक से आपके चिपट जाएगा या काट लेगा।
ठीक है ना। पागल कुत्ते को पहचानना सरल है, यहाँ पर लिखा है। यदि ध्यानपूर्वक देखें तो पागल कुत्ते की पूंछ झुकी होती है, चेहरा भयानक होता है, उसके मुंह से झाग निकलता है, बिल्कुल निकलता है, और मेरे पैंट में झाग लग गया था। वह अकारण ही भौंकता रहता है, बिल्कुल बिल्कुल भौंकता रहता है, किसी को भी काट सकता है भाई। सावधान रहो पागल कुत्तों से, ठीक। अब पागल कुत्ता काटने पर व्यक्ति में क्या लक्षण दिखाई पड़ता है? रोगी को पानी से डर लगता है, पानी से डर लगता है रोगी को अगर पागल कुत्ता काट ले। गले में दर्द होता है, भोजन नहीं निगल पाता। ये कुछ प्राथमिक लक्षण उनको दिखाई पड़ते हैं अगर पागल कुत्ता उसको काट लेता है। अब भाई इसके लिए उपचार क्या है भाई? तो यही है कि रोगी को तुरंत अस्पताल लेकर रेबीज का इंजेक्शन लगवाना चाहिए, ठीक। बिल्कुल भी असावधानी नहीं बरतनी चाहिए, क्योंकि कुत्ते के काटने से हाइड्रोफोबिया नामक रोग होता है। अब क्वेश्चन पेपर में बन सकता है कि हाइड्रोफोबिया रोग किसके काटने से होता है, दे दिया जाएगा ऑप्शन, तो कुत्ता आपको मार देना है, टिक। तो हाइड्रोफोबिया रोग कुत्ते के काटने से होता है। सांप अगर काट ले मित्र, तो बता चुका हूं उनके 2 दांत विष छिंदक 2 छोटे छोटे छिद्र देखे जा सकते हैं। अगर और व्यक्ति बेहोश या निद्रा आने लगती है, जब भी इस प्रकार की घटना घटे तो तुरंत प्राथमिक उपचार करो, जिससे विष को फैलने से रोका जा सके। झाड़ फूंक के चक्कर में मत पड़ो। और यहाँ पर किताब में ये भी लिखा था, नीचे पॉइंट यहाँ पर मैंने नोट्स में डाउन नहीं किया, क्योंकि आप लोग सभी शिक्षित हो। झाड़ फूंक लोग करते हैं ग्रामीण क्षेत्र में, इससे बचो। कई लोगों की मेरे आंखों के सामने मौत हो चुकी है ना। वो झाड़ फूंक के चक्कर में रहे, तब तक जान निकल पड़ी, ठीक है ना। तो सारा चीज कंप्लीट है मित्र, नोट्स को एक बार ले लेना, मजे से पढ़ लेना। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए मौज मस्ती के साथ पढ़ाई किया करो, स्ट्रेस में मत करो, टेंशन में मत करो। जब भी पढ़ो खुशी से पढ़ो, पढ़ाई को मनोरंजन की तरह पढ़ो, ठीक है ना, ताकि अच्छे से सारी चीज़ आपकी क्लियर हो सके। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अच्छे से पढ़िएगा, अच्छे से नाचिएगा, कूदिएगा, जो भी कर रहा हो करिएगा, लेकिन सावधानी तरीके से, ठीक। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।